बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारे पास आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं मॉड्यूल 9 और ये हमारे पास पहला लेक्चर है जिसमें हम बात करेंगे स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन के बारे में और बेसिक प्रोसीजर और किन इंपॉर्टेंट फार्मूला को याद रखने की ज़रूरत है हमें जब भी हम स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन बीम के लिए यूज़ करें, फ्रेम के लिए यूज़ करें, चाहे वो स्वे फ्रेम हो या नॉन स्वे फ्रेम हो, किसी के लिए भी हमारे पास जो जो इंपॉर्टेंट फार्मूला है या क्या क्या प्रोसीजर रहेगा हमारा वो सब हम इस पार्ट में डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। स्टार्ट लेते हैं स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन से, स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड से। इससे पहले हमने कंसिस्टेंट डिफॉर्मेशन मेथड पढ़ा था जो कि हमारे पास स्टैटिक इंडिटरमिनेसी के साथ डील कर रहा था कि हमारे पास कितनी फोर्सेस अननोन है, लेकिन हमारे पास स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन हमारे पास डील कर रहा है काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी। सो व्हाट इज काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी? सो काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी से मुराद हमारे पास नंबर ऑफ अननोन डिस्प्लेसमेंट्स है कि हमारे पास आपके पास कितनी अननोन डिस्प्लेसमेंट है एक स्ट्रक्चर में या एक जॉइंट में या एक स्ट्रक्चर में ही बात कर लें। फॉर एग्जाम्पल आपके पास अगर ये वाला स्पॉट है तो इस पे आपके पास क्या डेल एक्स में आपके पास डिस्प्लेसमेंट नॉन है या नहीं नॉन है, कि हमारे पास ये हॉरिजॉन्टल कितना जाएगा, तो हमें पता है कि ये हॉरिजॉन्टल नहीं जाएगा, ना ही ये वर्टिकल जाएगा और ना ही ये हमारे पास क्या करेगा, रोटेट करेगा। ये हमारे पास क्या है, रिजिड स्पॉट है। इसके अलावा आपके पास अगर इसकी बात की जाए या इसकी बात की जाए, एज हम एक्सियल फोर्सेस निगलेक्ट कर रहे हैं तो आपके पास इसकी अगर काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी की बात की जाए तो वो हमारे पास क्या है, 1 डिग्री। हम एक्सियल इफेक्ट निगलेक्ट कर रहे हैं तो इसका मतलब है इसके ये भी डेल एक्स जीरो होगा, ये भी डेल एक्स जीरो होगा। जब एक्स में कोई भी फोर्स नहीं लगेगी, हम एक्सियल इफेक्ट को निगलेक्ट कर रहे हैं तो हमारे पास डेल एक्स दोनों के केस में जीरो हो जाएगा। डेल वाई तो ऑलरेडी जीरो है, लेकिन हमारे पास क्या होगा, थीटा होगा। फॉर एग्जाम्पल थीटा आपके पास क्या रहेगा, अननोन रहेगा। तो इस केस में आपके पास जब भी मेंबर में कोई एक हिंज हो या रोलर स्पॉट हो तो आपके पास काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी उसकी वजह से 1 डिग्री काइनेमेटिकली स्ट्रक्चर इंडिटरमिनेट हो। इसके अलावा आपके पास एक रिजिड जॉइंट भी होता है। ये आपके पास रिजिड स्पॉट है, इसके अलावा आपके पास एक रिजिड जॉइंट होता है। रिजिड जॉइंट से मुराद हमारे पास ऐसे जॉइंट जो कि हमारे पास मूवमेंट को रेजिस्ट कर सकें, लेकिन उस केस में आपके पास थीटा मौजूद हो। जैसे आपके पास अगर ये डिफ्लेक्ट होगा तो किस तरह डिफ्लेक्ट होगा, फॉर एग्जाम्पल जैसे इन दोनों के दरमियान एंगल हमेशा क्या रहेगा, 90 रहेगा, लेकिन हमारे पास ये क्या करेगा, डिफ्लेक्ट होगा बाय एन एंगल थीटा। तो ये थीटा हमेशा आपस में क्या होगा, बराबर होगा, लेकिन ये हमारे पास 1 डिग्री इंडिटरमिनेट होगा। इसके अलावा आपके पास अगर ये मेंबर है, इसके इस पॉइंट पे क्या लगा हुआ है, रोलर स्पॉट लगा हुआ है, ये बस पॉज कर देंगे, आपके पास क्या है, रिस्ट्रेन है ये। तो इस केस में भी आपके पास ये एज अ रिजिड जॉइंट एक्ट करेगा। रिजिड जॉइंट का मतलब है कि आपके पास डिफ्लेक्ट होगा लेकिन ये बेंडिंग मूवमेंट को रेजिस्ट कर सकता है। रिजिड जॉइंट वो जॉइंट होता है जो बेंडिंग मूवमेंट को रेजिस्ट कर सके, लेकिन उसके केस में फिर भी आपके पास थीटा क्या हो, प्रोड्यूस हो। जैसे आपके पास ये अगर कुछ इस तरह कोई भी लोडिंग कंडीशन है जिसकी वजह से ये कुछ इस तरह डिफ्लेक्ट हो रहा है, तो आपके पास ये वाला जो थीटा होगा, ये वाला, इनकी डायरेक्शन भी सेम होगी, ये दोनों क्लॉकवाइज होंगे और इनका मैग्नीट्यूड भी सेम होगा। और ये हमारे पास रिजिड जॉइंट को लोकेट करना है, इनको समझना है, ये हमारे पास बेसिक स्टेप होगा किसके लिए, स्लोप डिफ्लेक्शन के लिए। हमारे पास हमें पता होगा कितनी डिग्री का इंडिटरमिनेट है और फिर हम उसके हिसाब से उसको क्या करेंगे, एनालाइज करेंगे। देन हमारे पास काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी के बाद अगर हम स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन की बात करें तो स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन हमारे पास किसके साथ डील कर रहा है, हमारे पास बेंडिंग मूवमेंट के साथ डील कर रहा है। किसी भी जॉइंट पे या किसी भी पॉइंट पे आपके पास किसको बताएगा, बेंडिंग मूवमेंट को बताएगा। हमारे पास इसकी दो फॉर्म है, एक आपके पास जब दोनों एंड ऐसे हो जो कि मूवमेंट को रिस्ट्रेन कर सकें, वो रिजिड जॉइंट भी हो सकते हैं, रिजिड स्पॉट भी हो सकते हैं, क्योंकि रिजिड जॉइंट भी मूवमेंट को रिस्ट्रेन करते हैं और रिजिड स्पॉट भी मूवमेंट को रिस्ट्रेन करते हैं। इस केस में आपके पास जो होगा, फॉर एग्जाम्पल ये ए है, ये बी है, तो इसको हम ए बी के फॉर्म के बजाय नियर एंड फार एंड के फॉर्म में लिखते हैं। मूवमेंट एट नियर एंड ऑन अ बीम विद द नियर एंड फार एंड, यानी कि इस पॉइंट पे मूवमेंट एट ए ऑन अ मेंबर ए बी। ये आपके पास अगर इस पॉइंट पे कर रहे हैं तो ये आपके पास नियर एंड हो जाएगा, ये फार एंड हो जाएगा। तो मूवमेंट ऑन नियर एंड ऑन अ मेंबर नियर एंड फार एंड, मूवमेंट एट ए ऑन अ मेंबर ए बी। ये किसके बराबर हो जाएगा, 2EI डिवाइडेड बाय एल। लेंथ ऑफ अ मेंबर आपके पास जितनी भी है, लेट्स अज्यूम दिस इज एल, तो आपके पास जिस पॉइंट पे मूवमेंट होती है उस पॉइंट पे थीटा ज्यादा होता है और दूसरे पॉइंट पे थीटा आपके पास क्या होता है, कम होता है और हाफ होता है। अगर आप सिंपली प्रोडक्ट की बात करें तो इस पॉइंट पे आपके पास क्या जाएगा, 2 टाइम ऑफ थीटा एन आ जाएगा, क्योंकि जिस पॉइंट पे मूवमेंट है, ये जस्ट याद रखने के लिए मैं कह रहा हूँ, जिस पॉइंट पे मूवमेंट हम फाइंड कर रहे हैं उस पॉइंट पे थीटा क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए और दूसरे पे उससे कम होना चाहिए, एंड -3 टाइम ऑफ कार्ड रोटेशन। अब ये कार्ड रोटेशन के बारे में बात करते हैं, ये आपके पास क्या है, -3 टाइम ऑफ कार्ड रोटेशन प्लस फिक्स्ड एंड मूवमेंट एट नियर एंड फार एंड।
फिक्स्ड एंड मूवमेंट एंड नियर फार एंड। इस पॉइंट पे जो फिक्स्ड एंड मूवमेंट होगी, अब फिक्स्ड एंड मूवमेंट क्या है वो उसके बारे में भी बात करते हैं, उससे पहले हम कार्ड रोटेशन की बात करते हैं। सो कार्ड रोटेशन हमेशा हमारे पास आएगी स्पॉट सेटलमेंट के केस में। जिस वक्त भी स्पॉट सेटलमेंट होगी तो हमारे पास कार्ड रोटेशन आएगी। ये हमारे पास क्या होता है कि बेसिकली कार्ड रोटेशन से मुराद हमारे पास क्या है, डेल बाय एल। आपके पास फॉर एग्जांपल ये स्पॉट था, ये क्या हो गया, सेटल हो गया, तो आपके पास बाय अमाउंट डेल। सो आपके पास ये वाला जो एंगल होगा ये आपके पास क्या होगी, कार्ड रोटेशन होगी, डेल बाय एल के बराबर होगी कार्ड रोटेशन। देन आपके पास फिक्स्ड एंड मूवमेंट। सो फिक्स्ड एंड मूवमेंट हमारे पास जब हम इसको स्प्लिट करते हैं तो हमारे पास ये मुख्तलिफ मेंबर बनते हैं। तो उस वक्त आपके पास जो स्टैंडर्ड लोडिंग कंडीशन होती है, यूजुअली आपके पास 4 ही लोडिंग कंडीशन में से कोई एक हो सकती है, तो उसकी वजह से आपके पास फिक्स्ड एंड पे जो मूवमेंट आती है, जो कि हमें उसके बेसिक फार्मूले याद रखने पड़ेंगे, और अभी हम बात करते हैं कितने फार्मूले हमें याद रखने की जरूरत है, वो सारे की सारी आपके पास क्या हो जाएगी, फिक्स्ड एंड मूवमेंट हो जाएगी। अगर डायरेक्शन की बात करें तो हमारे पास हम क्लॉकवाइज नेगेटिव लेते हैं, एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव लेते हैं, चाहे वो एंगल हो, कार्ड रोटेशन हो या फिक्स्ड एंड मूवमेंट हो। क्लॉकवाइज विल बी डील एज नेगेटिव एंड एंटी क्लॉकवाइज विल बी एज पॉजिटिव। सो आपके पास ये पॉजिटिव होगा और ये आपके पास क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। जब आप इसको इस तरह लिखते हैं तो आप डायरेक्शन ऑलरेडी शो कर चुके हैं, तो आपके पास नेगेटिव लिखने की जरूरत नहीं है। मतलब पॉजिटिव नेगेटिव सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर आपने इसका सिंबल इस तरह बना दिया तो नेगेटिव लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन हम अपनी आसानी के लिए कि हमारे पास पॉजिटिव नेगेटिव लिखना आसान हो जाए तो हम इसका ये वाला साइन भी इस तरह लिखेंगे और इसको साथ नेगेटिव भी लिखेंगे। यानी ये आपके पास जब भी लिखेंगे इसको पॉजिटिव लिख लेंगे, इसको आप नेगेटिव लिख लेंगे, जो कि आपके पास हम नेगेटिव लिख नहीं सकते, लेकिन अपनी आसानी के लिए कि हमारे पास इसको पिक करना आसान हो। सो अगर फॉर एग्जांपल मैं इसको इस इक्वेशन को लिख रहा हूँ किसके लिए, इस मेंबर के लिए, सॉरी इस पॉइंट के लिए एट पॉइंट बी। सो ये आपके पास हो जाएगा मूवमेंट, बेंडिंग मूवमेंट एट बी ए विल बी इक्वल टू 2EI टाइम एल डिवाइडेड बाय 2 टाइम ऑफ थीटा बी। जो फर्स्ट वाला होगा वो आपके पास 2 टाइम हो जाएगा, 2 टाइम ऑफ थीटा बी प्लस थीटा ए माइनस 3 टाइम ऑफ कार्ड रोटेशन और प्लस फिक्स्ड एंड मूवमेंट एट बी ऑन अ मेंबर बी एट। सो इस केस में हमारे पास सब कुछ कवर हो गया, सब सिर्फ हमारे पास फिक्स्ड एंड मूवमेंट के कुछ फार्मूले रहते हैं और मॉडिफाइड स्लो ऑफ डिफ्लेक्शन इक्वेशन। सो फिक्स्ड एंड मूवमेंट हमारे पास बेसिकली हमारे पास जो यूज होंगे वो आपके पास सिर्फ और सिर्फ 4 केसेस यूज हो सकते हैं। जब आपके पास पॉइंट लोड सेंटर में लग रहा हो, पॉइंट लोड किसी डिस्टेंस पे लग रहा हो, आपके पास यूडीएल हो या यूवीएल हो। यूवीएल बहुत कम केसेस में यूज हो सकता है, लेकिन ये भी इसको याद रख लें। तो आपके पास जब भी सेंटर में पी लोड लग रहा हो तो ये वाली मूवमेंट आपके पास क्या हो जाएगी, पी एल बाई एड, और ये आपके पास क्या हो जाएगी, माइनस पी एल बाई एड। माइनस लिखना तो नहीं चाहिए, लेकिन हम अपनी आसानी के लिए मैं बार बार बता रहा हूँ। सो ये वाला आपके पास हो जाएगा पी ए। अब जैसे आपके पास सिंपली स्पॉटेड में अगर सेंटर में पॉइंट लोड लग रहा हो तो ये वाला रिएक्शन क्या हो जाता है, पी बी बाई एल, अपोजिट डिस्टेंस। तो इसी में इस केस में भी है पी ए इंटू अपोजिट का स्क्वायर, बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई एल। अगर इसकी बात करें तो ये आपके पास हो जाएगा पी बी इंटू अपोजिट का स्क्वायर। अपोजिट आपके पास क्या है, ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई एल स्क्वायर। सो ये भी क्या है, एल स्क्वायर, और ये तो आपके पास क्या है, डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 12 एंड डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 12। और ये आपके पास जिस एंड पे आपके पास स्लोप इंटेंसिटी 0 है या कम है वो आपके पास हो जाएगा डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 30। वहां पे आपके पास बेंडिंग मोमेंट भी कम हो, और इस पे आपके पास क्या हो जाएगा, डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 20। ये डब्ल्यू नॉट है, सॉरी लोड इंटेंसिटी पर यूनिट लेंथ जो आपके पास क्या करती है, वेरी करती है। सो आपके पास फिक्स्ड एंड मूवमेंट के लिए सिर्फ ये 4 फॉर्मूले, पी एल बाई एट, पी ए बी स्क्वायर बाई एल स्क्वायर। अगर आप ये ना भी याद रखें तो ये आपके पास इस केस में ये एप्लीकेबल है कि ए इज इक्वल टू बी। ए और बी आपस में क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं ना जब ये सेंटर पे लगते हैं पॉइंट लोड। एंड डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 12 एंड डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 30। सो अब हमारे पास क्वेश्चन को सॉल्व करने के स्टेप्स क्या रहेंगे। अब अभी हम सिर्फ उसकी बात कर रहे हैं कि स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन को किस तरह यूज करते हैं। सो सबसे पहले हमारे पास पता होना चाहिए कि काइनेमेटिक इनडिटरमिनेसी क्या है, या कितने डिग्री की काइनेमेटिक इनडिटरमिनेसी है। अगर 1 डिग्री हो तो आपके पास एक इक्वेशन चाहिए होगी, 2 डिग्री हो तो 2 इक्वेशन चाहिए होगी। देन आप उसको क्या करना है, स्प्लिट करना है। स्प्लिट कहाँ पे करना है, स्प्लिट हमेशा हम रिजिड जॉइंट पे स्प्लिट करेंगे, हमेशा रिजिड जॉइंट पे। रिजिड स्पॉट मैंने नहीं कहा, रिजिड जॉइंट का है। तो रिजिड जॉइंट आपके पास क्या हो सकते हैं, रोलर स्पॉट हो सकते हैं जो सेंटर पे लगा हुआ हो, या आपके पास फ्रेम का फार एंड हो सकता है जो कि आपके पास एज अ रिजिड जॉइंट ट्रीट होगा। काइनेमेटिक इनडिटरमिनेसी फाइंड कर देंगे, इसको स्प्लिट कर देंगे। थर्ड स्टेप हमारे पास क्या हो जाएगा, हम फिक्स्ड एंड मूवमेंट्स को फाइंड कर देंगे।
फिक्स्ड एंड मूवमेंट, ये अगर आपके पास कैलकुलेशन थोड़ी सी स्ट्रांग है तो ये जस्ट आप इंस्पेक्शन से ये तीनों स्टेप कर सकते हैं। कितनी डिग्री काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी है, कहाँ पे स्प्लिट करना है, और फिक्स्ड एंड मूवमेंट आपके पास क्या है। देन उसके बाद आपने क्या करना है, स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशंस लिखनी है जितनी भी आपके पास रिक्वायर्ड हो। फॉर एग्जांपल इस केस में अगर आपके पास ये बीम है तो आप इस एंड के लिए रिक्वायर्ड होगी और इस एंड के लिए रिक्वायर्ड होगी। अगर आपके पास यहाँ पे रोलर स्पॉट लगा हुआ है, फॉर एग्जांपल ये ए बी सी, तो आपके पास कितनी इक्वेशन आ जाएगी, एम ए बी, एम बी ए एंड एम बी सी एंड एम सी बी। एक्चुअली हमें रिक्वायर्ड सिर्फ और सिर्फ दो ही हैं, एम बी ए एंड एम बी सी। हम एम ए बी और एम सी बी लिखे बगैर भी इनको हल कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास एम ए बी और एम सी बी से डायरेक्ट हमें यहाँ पे जो बेंडिंग मोमेंट रेजिस्टेंस होगी वो हमें मिल जाएगी, जो कि हमें अगर हम नहीं करते तो बाद में फिर हमें पूरा एनालिसिस करना होगा, डिटर्मिनेंट एनालिसिस, और फिर उसके थ्रू हमें इसको फाइंड करना होगा। ये तो हम अपनी आसानी के लिए लिखते हैं, रिक्वायर्ड हमें सिर्फ वही होती है। क्यों? क्योंकि आपके पास चौथा स्टेप क्या है, इक्विलिब्रियम इक्वेशन। इक्विलिब्रियम इक्वेशन क्या है कि आपने जिस जॉइंट पे उसको स्प्लिट किया है उस जॉइंट पे आपके पास क्या होना चाहिए, बेंडिंग मोमेंट का सम जीरो होना चाहिए। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये अननोन होता है थीटा बी, यूजुअली यही आपके पास इक्विलिब्रियम इक्वेशन होती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपके पास क्या बन रहा है, थीटा बी बन रहा है, आप इसको इस पॉइंट पे स्प्लिट करेंगे तो इस पॉइंट पे कुछ बेंडिंग मोमेंट इस तरफ हो जाएगी, कुछ इस तरफ हो जाएगी। तो आपके पास क्या होना चाहिए, एम बी ए, इस तरफ जो बेंडिंग मोमेंट है, बेंडिंग मोमेंट टू द लेफ्ट, एम बी ए, नॉट ए बी। एम ए बी और चीज है, और एम बी ए और एम बी सी प्लस एम बी सी विल बी इक्वल टू जीरो। अगर ये आपके पास क्या होती, फ्रेम होती, यहाँ पे तीन मेंबर मिल रहे होते, ए बी सी एंड डी, तो एम ए बी एम बी सी हमेशा इस जॉइंट से दूसरी तरफ जाना है। इससे मैं इस तरफ आ रहा हूँ तो ए बी, इससे इस तरफ बी सी, और इससे इस तरफ साथ में क्या आ जाएगा, प्लस एम सी डी विल बी इक्वल टू जीरो। ये आपके पास इक्विलिब्रियम इक्वेशन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये हमेशा उसी पॉइंट पे होती है जहां पे आपके पास थीटा अननोन हो। फॉर एग्जांपल इस पॉइंट पे आपके पास थीटा क्या है, क्या आपको मालूम नहीं है कि थीटा विल बी इक्वल टू जीरो या थीटा सी विल बी इक्वल टू जीरो, तो इस पॉइंट पे तो आपके पास थीटा जीरो है, सिर्फ इस पॉइंट पे थीटा एक अननोन था, वही आपके पास इक्विलिब्रियम इक्वेशन उसी पॉइंट पे बन रहेंगे। देन आपके पास जैसे इक्विलिब्रियम इक्वेशन फाइंड कर दी, उससे आपके पास थीटा फाइंड हो जाएगा, थीटा बी या जो भी होगा उस जॉइंट पे, इस पर जॉइंट पे आपके पास थीटा बी अननोन है, इस पे भी थीटा बी अननोन है, थीटा बी फाइंड हो जाएगा, उसको स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन में पुट करके मोमेंट फाइंड कर देंगे, देन हम इसको क्या कर देंगे, बैलेंस कर देंगे। सो सिंपल है, जैसे इक्विलिब्रियम इक्वेशन से थीटा फाइंड करना है, स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन में पुट करना है, देन मोमेंट को बैलेंस करना है। फोर्सेस तो ऑलरेडी बाय इंस्पेक्शन भी बैलेंस कर सकते हैं, देन मोमेंट को बैलेंस करना है और आपके पास ये हल हो जाएगा। सो इस पे हम एक क्वेश्चन करते हैं ताकि ये बिल्कुल क्लियर हो जाए। उस पर हम स्टेप बाय स्टेप जाते हैं, बिल्कुल स्लोली स्टेप हमारे पास होगा कि हम इसके काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी की बात करें। सो फर्स्ट स्टेप हमारे पास क्या हो जाएगा, काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी। अगर आप यहाँ पे देखें थीटा ए कितना है, जीरो, डेल एक्स जीरो डेल वाई जीरो, यहाँ पे थीटा ए जीरो डेल एक्स जीरो डेल वाई जीरो। अगर इस पॉइंट पे आ जाए, हमने एक्सियल इफेक्ट को नेग्लेक्ट किया हुआ है, डेल एक्स जीरो डेल वाई जीरो, बट थीटा बी इज नॉट इक्वल टू जीरो, सो काइनेमेटिकली इनडिटरमिनेट बाय 1 डिग्री। सो वो 1 डिग्री आपके पास क्या है, थीटा बी है। इसके अलावा आपके पास जो अननोन जीरो है, थीटा ए जीरो है एंड थीटा सी क्या है, जीरो है। ये भी आप साथ लिख रहे हैं, ये आपके पास बहुत हेल्पफुल होंगे इक्वेशन लिखते वक्त। देन सेकंड स्टेप हमारे पास क्या है, हमारे पास हम उन्हें उसको स्प्लिट करने हैं, तो यूजुअली जहां पे आपके पास थीटा बी अननोन होगा वहीं पे आपके पास ये क्या हो जाएगा, स्प्लिट हो जाएगा। और किस में स्प्लिट होगा, फिक्स में। स्प्लिट कर दिए लोड इंटेंसिटी के साथ, 18 एंड 2 किलो पर फीट, 30, 10 and 15। नाउ फोर्थ स्टेप इज बेंडिंग फिक्स्ड एंड मूवमेंट। सो फिक्स्ड एंड मूवमेंट आपके पास इसकी क्या हो जाएगी, पी ए इंटू बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय एल स्क्वायर। इस केस में क्या हो जाएगा, पी ये वाला जो डिस्टेंस है स्क्वायर के बगैर आता है 15, और जो अपोजिट डिस्टेंस है वो स्क्वायर के साथ आ जाएगा, 10 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 25 का स्क्वायर। सो इसको हम नेगेटिव लिखेंगे क्योंकि आपके पास ये क्या बन रहा है, क्लॉकवाइज बन रहा है। ये आपके पास पॉजिटिव हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डब्ल्यू एल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 12 एंड दिस इज डब्ल्यू एल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 12। सो यहां से आपके पास जो मूवमेंट्स आ जाएंगे, ये आपके पास 64.8, 43.2, माइनस 43.2, ये शायद 150 था, 150,
ये आपके पास +150 एंड दिस इज -150। सो ये फॉर्मूलों की हमें नीड नहीं है अब। सो फिक्स्ड एंड मोमेंट आपके पास आ गई फोर्थ स्टेप। सो 5 स्टेप अब हमारे पास क्या था कि हमने स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन लिखनी है। सो इस केस में हमारे पास कितनी स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन आएगी? एक आपके पास ये एंड ए है, ये बी है, ए बी बी सी, तो एम ए भी आएगा, एम बी ए आएगा, एम बी सी आएगा और एम सी भी आएगा। तो फॉर एग्जाम्पल मैं लिखता हूं एम ए बी के लिए, एम ए बी विल बी इक्वल टू 2EI डिवाइडेड बाई एल। ए बी के लिए एल कितनी है? 25 इंटू 2 टाइम ऑफ थीटा ए। आपके पास जिस फार एंड ये वाला 2 टाइम के साथ आता है 2 टाइम ऑफ थीटा ए, थीटा ए इज 0 प्लस थीटा बी जो कि आपके पास क्या है? अननोन है। और आपके पास कार्ड रोटेशन भी क्या है? 0 है, क्योंकि आपके पास स्लोप क्योंकि आपके पास स्पॉट सेटल नहीं हो रहे, तो आपके पास कार्ड रोटेशन क्या है? 0। 2EI डिवाइडेड बाई एल इंटू 2 थीटा ए प्लस थीटा बी माइनस 3 टाइम ऑफ कार्ड रोटेशन प्लस फिक्स्ड एंड मूवमेंट एट ए बी। तो व्हाट इज द फिक्स्ड एंड मूवमेंट एट ए बी? दिस इज 64.8। नाउ एम ए बी हो गया एम बी ए 2EI डिवाइडेड बाई एल 2 टाइम ऑफ थीटा बी प्लस थीटा ए इज 0 माइनस 3 टाइम ऑफ कार्ड रोटेशन इज आल्सो 0। सो प्लस फिक्स्ड एंड मूवमेंट, सो माइनस 43.2 बी का ये प्लस फिक्स्ड एंड मूवमेंट और माइनस ये वाला इस वजह से आ गया। नाउ एम बी ए हो गया एम बी सी 2EI डिवाइडेड बाई एल। आपके पास एल क्या है? 30 2 टाइम ऑफ थीटा बी प्लस थीटा सी इज 0, कार्ड रोटेशन इज आल्सो 0 प्लस फिक्स्ड एंड मूवमेंट जो कि आपके पास क्या है? 150। नाउ एम सी बी विल बी इक्वल टू 2EI डिवाइडेड बाई 30 इंटू 2 टाइम ऑफ थीटा सी। तो व्हाट इज थीटा सी? 0 प्लस थीटा बी माइनस प्लस फिक्स्ड एंड मूवमेंट, लेकिन वो आपके पास क्या है? -150 है। सो आपके पास यहाँ तक लिखते ही आपके पास अदर क्वेश्चन हल हो जाते हैं। नाउ हमारे पास क्या है? इक्विलिब्रियम इक्वेशन हमने अप्लाई करनी है। सो हमारे पास किस जॉइंट पे हम इक्विलिब्रियम इक्वेशन अप्लाई कर सकते हैं? इस जॉइंट पे अगर आप अप्लाई करें एम ए बी, सो आपके पास इसके लेफ्ट वाला है नहीं है जिसके साथ सम करके आपको 0 करके यहाँ पे एम ए बी जो होगा वही आपके पास यहाँ पे रेजिस्टिव मूवमेंट होगी। सो यहाँ पे भी सेम केस है, लेकिन यहाँ पे आपके पास जो होगा एम बी ए प्लस एम बी सी, किसी भी पॉइंट पे बेंडिंग मूवमेंट अगर आप स्प्रेड करते हैं तो दोनों का सम आप एक तरफ क्लॉकवाइज लेते हैं, दूसरी तरफ एंटी क्लॉकवाइज लेते हैं, क्योंकि उन दोनों को ज्वाइन करने से आपके पास क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। सो आपके पास जो इक्विलिब्रियम इक्वेशन हो जाएगी वो हो जाएगी एम बी ए प्लस एम बी सी विल बी इक्वल टू 0। एम बी ए आपके पास क्या है? 4EI थीटा बी 2 2 4 4EI थीटा बी डिवाइडेड बाई 25 माइनस 43.2 प्लस एम बी सी 2 2 4 4EI थीटा बी डिवाइडेड बाई 30 प्लस 150 इज इक्वल टू 0। सो यहाँ से आपके पास वैल्यू आ जाएगी किसकी? EI। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ EI थीटा बी आपके पास आ जाएगा माइनस 364.1। EI थीटा बी आपके पास आ जाएगा माइनस 364.1। सो जैसे ही थीटा बी आ गया तो हमने क्या करना है? नाउ ये वाली मूवमेंट्स फाइंड करनी है। इसमें आपके पास EI थीटा बी की वैल्यू क्या है? 364.1 वो पुट कर दें, आपके पास ए बी की वैल्यू आ जाएगी। थीटा EI थीटा बी की वैल्यू पुट कर दें इन सब में, तो आपके पास इन सब में क्या आ जाएगी? मूवमेंट्स की इक्वेशन आ जाएगी और आपका क्वेश्चन हल, मूवमेंट्स की वैल्यू आ जाएगी और आपका क्वेश्चन हल हो जाएगा। 2 इंटू 364.1, अगर मैं इसकी बात करूं 2 इंटू माइनस 364.1 डिवाइडेड बाई 25 और माइनस 64.8, सो ये आपके पास आ जाएगा ये आपके पास 25 पे डिवाइड हो रहा है तो ये 64 से कम ये सॉरी ये प्लस 64.8 है ना, तो ये 64 से कम हो जाएगा तो मैं 35.672 दिस इज 35.672, तो ये आपके पास आ जाएगा -101.45। अगर आपके पास एम बी ए -101 आया है तो बाय इंस्पेक्शन आप कह सकते हैं कि एम बी सी किसके बराबर होगा?
हमने कहा कि MBA प्लस MBC विल बी इक्वल टू 0, तो ये आपके पास होना चाहिए 101.45, और यही आपके पास कैलकुलेशन से आता है। ये आपके पास एक क्रॉस चेक भी होता है, अगर आपकी कैलकुलेशन सही है तो आपके पास MBA और MBC बराबर आएगा। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप ये वाला स्टेप निगलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको यकीन है कि आपने सही किया हुआ तो जस्ट MBA की वैल्यू लिखते हैं, और ये लास्ट वाला आपके पास आ जाएगा -174.25, -174.25। तो नाउ हमने क्या करना है, जस्ट हमने इनको बैलेंस करना है। जैसे ही हम इसको बैलेंस करेंगे तो हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। जैसे आपके पास ये वाला क्या था, यहाँ पे 18 का लोड लग रहा है। सो अब आपके पास यहाँ पे जैसे ही मूवमेंट अननोन हो जाए तो उसका मतलब है यहाँ पे आपके पास एक सिंपली स्पॉटेड बीम है जिसके साइड्स पे आपके पास क्या लग रही है, मूवमेंट्स लग रही हैं। ये वाली मूवमेंट आपके पास कितनी है 35.672, और ये वाली आपके पास 101.45। ये 18 का लोड है। सो 18 मल्टीप्लाई बाय अपोजिट डिस्टेंस आपके पास कितना है 10। अब मैं सिंपली स्पॉटेड वाला फॉर्मूला लगा रहा हूँ, PA/L और PB/L, 18 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय 25। सो आपके पास ये वाला रिएक्शन आ जाएगा अपवर्ड, 18 मल्टीप्लाई बाय अपोजिट डिस्टेंस, सॉरी इस केस में अपोजिट डिस्टेंस अगर ये आपके पास 10 है तो इस केस में अपोजिट डिस्टेंस कितना हो जाएगा 15। 18 मल्टीप्लाई बाय 15 डिवाइडेड बाय 25 एंड 18 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय 25, PA/L एंड PB/L। सो ये एंड देन आपके पास अब आपके पास समीशन है, वाई बैलेंस है, आप एक्स बैलेंस है, सिर्फ और सिर्फ क्या है, मूवमेंट अनबैलेंस है 35.672। तो आपके पास मैक्सिमम कौन सी है, एंटी क्लॉकवाइज है, तो आपके पास 101.45 माइनस 35.672, ये मूवमेंट अनबैलेंस है। इसको हमने बैलेंस करना है किस पे, इन दो जॉइंट्स पे, इन दोनों के दरमियान का डिस्टेंस कितना है 25। जितनी मूवमेंट अनबैलेंस है डिवाइडेड बाय 25। यहाँ से आपके पास एक वैल्यू आ जाएगी, आपके पास यहाँ से एक वैल्यू आ जाएगी, वो वाली वैल्यू अगर आप देखें तो यहाँ पे आपके पास क्या है, एंटी क्लॉकवाइज अनबैलेंस है, तो उसको बैलेंस करने के लिए आपको कपल मूवमेंट चाहिए क्लॉकवाइज। सो अगर आप इस तरह अप्लाई कर दें, क्लॉकवाइज अनबैलेंस है, एंटी क्लॉकवाइज कम है तो क्लॉकवाइज ज्यादा है, तो आपके पास क्लॉकवाइज अनबैलेंस है, तो इसको बैलेंस करने के लिए आपको एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट चाहिए। तो यहाँ पे आपके पास ये वाले दो रिएक्शन इस तरह आ जाएंगे, यानी कि ये वाला जो होगा 101 माइनस 35.672 डिवाइडेड बाई 25, ये आपके पास किसके साथ आ जाएगा, माइनस के साथ। इन दोनों को सम करके यहाँ पे आपके पास रिएक्शन आ जाएगा। सेम आपके पास यही होगा 150 32 और 60, तो 30 आपके पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। ये वाली मूवमेंट आपके पास 101.45 है और ये आपके पास क्या है 174.25। सो आपके पास अनबैलेंस कितना हो जाएगा 174.25 माइनस 101.45। अगर इन दोनों की सेम डायरेक्शन होती तो आप इसको प्लस करते, लेकिन अब हमारे पास अनबैलेंस मूवमेंट करना है तो 174 माइनस 101.45 डिवाइडेड बाय 30, ये आपके पास क्या आ जाएगा, जो रिएक्शन से आपने इसको बैलेंस करना है उसकी वैल्यूज आ जाएगी। तो आपके पास ये क्लॉकवाइज है तो इसको बैलेंस करने के लिए एंटी क्लॉकवाइज। सो यहाँ पे आपके पास 2.43 है तो माइनस 2.43 इस तरफ हो जाएगा क्योंकि ये डाउनवर्ड लगेगा, और इस तरफ प्लस 2.43 हो जाएगा। सो अगर आप जॉइंट बीम बनाए तो आपके पास यहाँ पे मूवमेंट कितनी है 174 पॉइंट समथिंग एंड दिस इज 35 पॉइंट समथिंग। यहाँ पे जो रिएक्शन होगा, यहाँ पे रिएक्शन आ जाएगा किससे, 18 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 25 माइनस दिस, यहाँ पे रिएक्शन आपके पास आ जाएगा 8.17, और यहाँ पे जो होगा वो किसके बराबर होगा, यहाँ पे आपके पास 18 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय 25, ये अपवर्ड लग रहा है, और ये वाला भी आपके पास क्या है अपवर्ड लगेगा, प्लस 101.3 माइनस 101.4 माइनस 35 पॉइंट समथिंग डिवाइडेड बाय 25। दो रिएक्शन यहाँ पे आ गए और आपके पास दो रिएक्शन यहाँ से आ जाएंगे, प्लस 30 माइनस 2.43। इस सब का रिजल्टेंट आपके पास क्या लगेगा, अपवर्ड लगेगा, और वो आपके पास 37.4 आना चाहिए। अगर आप इसको कैलकुलेट कर दे तो इन सब को सम करके आपके पास 37.4 आ जाएगा, और ये आपके पास 32.43 आ जाएगा। नाउ आप इसकी शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बना सकते हैं।